तो क्या टीम मोदी में बदलाव एक चुनावी दांव है? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खास पेशकश लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अगले कुछ घंटे तक लगातार बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार की, क्योंकि सबकी निगाहें मोदी कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई हैं। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों की लिस्ट में एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर का नाम, अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह। ये नाम अभी तक फाइनल बताए जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे नाम फाइनल होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। कई चेहरे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में नजर आए। उस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं और ये भी कहा गया है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नसीहतें भी दी हैं उन लोगों को जो नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। टीवी स्क्रीन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। खत्म हुआ इंतजार, शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार। मंत्रियों की लिस्ट में कौन कौन है, ये नाम भी आपको टीवी स्क्रीन में तस्वीरों के ठीक बगल में दिख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को भी इस मंत्रिमंडल में जगह है। तमाम वो नाम जो हो सकते हैं इस नई कैबिनेट का, बदलती कैबिनेट का हिस्सा। तो बात उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपको बहुत बहुत बधाई। मोदी कैबिनेट का जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है उसमें आपका नाम भी सामने आया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप अपनी नई पारी? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज नया एक्सपेंशन होने जा रहा है उसमें मुझे भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक जिम्मेदारी दी जाए, तो जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से, पारदर्शिता से और ईमानदारी से करने का काम करूंगा। इस पूरे एक्सपेंशन में ये भी देखने को मिला है कि युवा चेहरों को बहुत मौका दिया गया है। भले आपका जिक्र किया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिक्र किया जाए, एक युवा कैबिनेट, एक युवा मंत्रिमंडल के तौर पर इस बार पूरी की पूरी एक्सपेंशन सामने आई है। किस तरीके से आप उसको देखते हैं आज के समय? कि नई पीढ़ी के लोगों को जब मौका मिलता है और नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो वही परिवर्तन भी करते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ जो मौलिक चीज़ों पे काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, खास करके जो चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं मिली उसमें उन्होंने काम किया। जैसे कि लोगों को प्रत्येक घर तक बिजली पहुँचा देना, गैस सिलेंडर चूल्हा पहुँचा देना, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज 5 लाख का उपलब्ध करा देना, 15 अगस्त 2022 तक जिनके भी कच्चे घर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करना, शौचालय बनवाना, किसानों को किसान निधि सम्मान के रूप में 6,000 रुपये साल यानी 500 रुपये महीना देना। इसके अलावा भी जो है उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो योगी जी की सरकार जो है 20,000 रुपये गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए, अकेले सामूहिक विवाह शादी करें 51,000 रुपये, मजदूर की शादी में 75,000 रुपये, ये इस तरह से काम करना। और दूसरा, जो कोरोना का संकट हमारे देश में आया हुआ है उस संकट से निपटने के लिए पहले पूरी तैयारी करना और जिन लोगों ने भी उसमें मदद की उनको कोरोना वॉरियर्स घोषित करना, सम्मान दिलाना, लोगों को किसी भी कीमत पर उनकी ज़िंदगी को बचाना, ये जो काम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, ये काम जनता के लिए ज़रूरी भी है और हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। तो उसी आधार पर जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम लोग निर्वहन करने का काम करेंगे और प्रयास होगा कि हम जनता का पूरा काम ईमानदारी से करेंगे। कौशल जी, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में लगातार बढ़ रहा है। आप भी एक मोहनलालगंज के कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से प्रतिनिधित्व बढ़ने पर क्या आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं अगले समय में? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन करके मंत्रिमंडल में लाया गया है। इसको किस तरीके से? पूरा देश से लोगों को, हर प्रदेश से लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में करीब करीब शामिल किया गया है। चुनाव की दृष्टि से नहीं किया गया है, बल्कि काम का और ज़्यादा तरीके से देखने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए इसका मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू किया गया है। और जाहिर है कि इस पे जब काम करेंगे तो उसका आने वाले समय में चुनाव का भी फायदा मिलेगा।
खैर अभी विस्तार तो नहीं हुआ है, आपको पोर्टफोलियो नहीं पता है, लेकिन फिर भी किसी पद की, किसी पोर्टफोलियो की उम्मीद है आपको? नहीं, हमें जो भी पद या पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें ईमानदारी से हम लोग काम करने का काम करें। तो लगातार इस बात के कयास लग रहे हैं कि आखिर कौन कहां से कितना प्रतिनिधित्व करेगा इस नई कैबिनेट में। और बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आ रही है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात से 5 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हां, दर्शना जरदोश का नाम है। महेंद्र मुंजपुरा राज्य मंत्री बन सकते हैं। देव सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो गुजरात से ये नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है, जैसा कि अभी कौशल किशोर जो कि सांसद हैं मोहनलालगंज से, उनसे बात हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन कर रहे थे। उसी तरीके से गुजरात से भी प्राथमिकता के आधार पर ये मंत्री बनाए जा रहे हैं। 5 सांसदों को जगह दी जा रही है गुजरात से, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। गुजरात को एक संकेत दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को भी इसी तरह संकेत दिया जा रहा है। हालांकि असल तस्वीर क्या उभरती है उसके लिए शाम 6 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, दर्शना जरदोश, देव सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, तो एक एक करके नामों का खुलासा हो रहा है। हालांकि कुछ ही नाम हैं जो कि अभी फिलहाल फाइनल कहे जा सकते हैं। बाकी जो कयास हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट कंफर्म होती जा रही है हम आपको अपडेट कर रहे हैं। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं जो सुबह से आपको इस पूरी खबर पर अपडेट कर रहे हैं। राकेश, आप नजर बनाए हुए हैं और 6 बजे का वक्त है, कुछ ही घंटे अब बचे हैं। 1 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। क्या हलचल आपके पीछे दिख रही है अभी, और जो नाम कंफर्म बताए जा रहे हैं उसकी बात भी कीजिए। और क्या कोई और नाम है जिसका पत्ता कट सकता है मंत्रिमंडल से, या फिर इतने ही हैं जो कि लिस्ट हम टीवी पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को? देखिए सुब्रा, जहां तक जिक्र किया कि गुजरात से 5 मंत्री को शामिल किए जाने की बात है, साथ ही साथ सबसे अधिक जो चेहरे शामिल होंगे वो 7 चेहरे जो हैं उत्तर प्रदेश से होंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, तो कुछ दिग्गज चेहरों को छुट्टी भी कर दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बार जहां युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जातीय समीकरण की भी साधने की कोशिश की गई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा चेहरों को कैबिनेट में प्राथमिकता दी है। और नए मंत्रिमंडल में औसत आयु 58 वर्ष होगी। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखा गया है कि सरकार में कानून और अन्य तकनीकी विषयों के जानकारों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी 13 वकील, 6 चिकित्सक, 5 इंजीनियर और 7 लोक सेवकों की मंत्री पद दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां एक तरफ उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को पार्टी से जोड़ा है, और इस बार कैबिनेट में आधी आबादी की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ाई जा रही है। सूत्रों की माने तो नए मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 11 महिला मंत्री शामिल हो सकती हैं। और मोदी सरकार ने जातीय समीकरण को साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। सुब्रा, नए मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 27 ओबीसी मंत्री होंगे, तो 5 अल्पसंख्यक मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। नए मंत्रिमंडल में 12 एसटी मंत्री और रिकॉर्ड 8 एसटी मंत्री शामिल होंगे। सुब्रा, तो पूरी तौर पर जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, जातिगत समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, युवाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ राकेश, लेकिन इस बीच कुछ खास मेहमान भी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ साधना भारती, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ रही हैं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी, जेडीयू से जुड़ेंगे। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तमाम लोग हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि शाम 6 बजे जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है मोदी 2.0 सरकार का, वो पहला है। पिछली जो सरकार थी शुभ्रा, उसमें करीब 3 मंत्रिमंडल विस्तार हुए थे। इस बार ये पहला है। एक लंबा वक्त गुजर गया है, यानी आकलन भी, जो मंत्री अब नहीं है, जो मंत्री आएंगे, तो उस आकलन को भी देख लिया गया अच्छी तरीके से कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। बिल्कुल, और पहले से ये बताया जा रहा था कि चूंकि जगह बनानी है कई नए चेहरों के लिए और कई लोगों को इनाम देना है, इनाम के तौर पर
मंत्रिमंडल में जगह देने का पहले ही वादा किया गया था और इसके साथ ही परफॉर्मेंस के आधार पर भी बहुत कुछ तय होना है। चुनावी राज्यों में भी बहुत कुछ जो समीकरण है वो फिट करने हैं, सेट करने हैं, इसीलिए कई चेहरों का पत्ता कट सकता है। और ये खबरें आनी जैसे जैसे शुरू हुई, कई ऐसे चेहरे भी रहे राजीव जिनका पत्ता मंत्रिमंडल से कट गया। और खासतौर से शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री उन्हें हटाया गया है, तो ये एक सरप्राइज के तौर पर भी कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम कल तक नहीं आ रहा था। आज अचानक से ये खबर आती है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है, बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल से भी नए चेहरों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही चूंकि बिहार पर भी सबकी नजर है, वहां पर पशुपति पारस का नाम सामने आ रहा है और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 मंत्री पद मांगे जा रहे थे, वहां पर 1 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, आप टीवी स्क्रीन पर दे सकते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जयराम विप्लव बीजेपी से इस वक्त, साधना भारती जी कांग्रेस से स्वागत है आपका, इम्तियाज अंसारी जेडीयू से हमारे साथ, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से, AK वाजपेयी साहब एलजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि शाम 6 बजे का इंतजार है। मोदी 2.0 सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। जयराम विप्लव भाई, कैबिनेट विस्तार की ये जरूरत इस वक्त क्यों आ पड़ी है? हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मैसेजिंग स्टाइल है, वो जो भी करते हैं उससे एक मैसेज देने की कोशिश होती है। अभी जरूरत क्यों आ पड़ी? मुझे लगता है राजीव भाई, इसको कैबिनेट विस्तार के बजाय कार्य विस्तार के रूप में देखना चाहिए। और ये आप लगातार देखे हैं, आप 2014 से भी जब सरकार बनी तो उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, लेकिन इस बार कोविड के कारण ये एक्सपेंशन टलता रहा। तो अब चूंकि देश को आगे बढ़ाना है, विकास को गति देनी है और कोविड ने जो नई चुनौतियां प्रस्तुत की है उससे सक्षम रूप से सरकार जनता तक पहुंचे और अपनी नीति और योजनाओं को आगे ले जाए। और इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण सरकार की नीति और नीयत का वो कल ही आपको देखने को मिला जब सरकार ने एक नए मंत्रालय की घोषणा हुई, सहकारिता मंत्रालय। ये एक बहुत बड़ी बदलाव की आहट है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक बड़ा विजन और बड़ा मिशन इसके जरिए सामने आया है और उसको पूरा हम करेंगे। जी, लेकिन सवाल ये है विप्लव जी कि कोरोना काल में हमने देखा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हो, शिक्षा के मोर्चे पर हो या फिर स्वास्थ्य के मोर्चे पर हो, कई सवाल खड़े हुए। क्या यही वजह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा है? इसके साथ ही पोखरियाल साहब जो हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या कहीं ना कहीं छवि को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है? और चूंकि ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि तमाम जो जातिगत समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, आपने कहा कि कार्य विस्तार है, लेकिन वोट बैंक विस्तार तो नहीं है। देखिए, शब्दों के हिसाब से मायने बदल जाते हैं। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, मैं उसी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता हूं, शायद बात समझ में आए। इसको आप देखिए कि ये एक सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही निर्णय है, जिसमें एक तरफ आप मीडिया के ही आकलन में देखिए, आप लोग तमाम लोग सुबह से दिखा रहे हैं कि ठीक है। जयराम भाई माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। जो इंडिया न्यूज के पास 43 नए मंत्रियों की लिस्ट है इस वक्त और उसमें जो चीजें सामने हैं वो हम एक बार रख दें, फिर उसके बाद आपके पास लौटते हैं। 43 नए मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बनेंगे, साथ ही सत्यपाल सिंह बघेल, नारायण राणे को मंत्रिमंडल में जगह है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं। कौशल किशोर साहब मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बन रही हैं, अजय भट्ट उत्तराखंड से, BL वर्मा, अजय कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं, जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी वरिष्ठ वकील हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो ये तमाम नाम, इनको जिम्मेदारी देने की पूरी तरीके से तैयारी। कार्य विस्तार की बात कर रहे थे, सवाल पूछा था शुभ्रा ने जयराम विप्लव से। जयराम, अपना जवाब पूरा कर सकते हैं आप।
देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि सबको साथ लेके चलने की कोशिश, सभी का प्रतिनिधित्व सरकार में भी दिखाई पड़े, ताकि वो नीचे तक अपने काम को लेकर के जाए, सरकार की नीतियों तक, लोगों तक पहुंचाए। इसलिए आप लगातार चर्चा करेंगे। ये पहली बार, बहुत दशकों बाद आप देख रहे हैं कि कोई नाम त्रिपुरा से आ रहा है तो कोई नाम किसी ऐसे प्रदेशों से नाम आ रहे हैं जिसको लंबे समय तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता रहा सरकारों में। तो ये सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, जयराम विप्लव का कहना है। और वो इसको कह रहे हैं ये कैबिनेट विस्तार नहीं, कार्य विस्तार है। साधना भारती मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। साधना जी, कितना इत्तेफाक रखती है, कैबिनेट विस्तार नहीं है, कार्य विस्तार है, और ये दरअसल एक मेकओवर की कोशिश है जो कि कोरोना काल में इतने दिनों तक पेंडिंग होती रही। देखिए आदरणीय राजीव जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि पहले चर्चा चल रही थी अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड सीएम पर। ऐसा लगता है कि आरएसएस के आदेश पर टेंडर ओपन किए जाते हैं कि सीएम बदला जाए, विकास पर तो इनका ध्यान है नहीं देश के। अब कहीं ना कहीं जाति और धर्म को धंधा बनाने के लिए और जाति और धर्म के विभिन्न तथाकथित ठेकेदारों को प्रलोभन देकर उत्तर प्रदेश सहित जो आने वाले जो चुनाव है कई राज्यों में, उनको ध्यान में रखकर ये नए टेंडर ओपन किए गए हैं और उन्हीं को मंत्रिमंडल दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल में जो पद दिए जा रहे हैं, मंत्री पद बांटे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बांटे जा रहे हैं। डार्क चॉकलेट खाने की कोरोना भगाने के लिए सलाह देने वाले हर्षवर्धन जी को हटा दिया गया। कोरोना में नाराजगी जताते हुए पत्र लिखने वाले संतोष गंगवार जी को हटा दिया गया। अब ये देखा जाएगा कि कौन जातिवाद के नाम पर भावनाएं भड़का सकता है, कौन धर्म को धंधा बना सकता है, कौन जातियों को प्रलोभन दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात अभी आपके चैनल पे मैं सुन रही थी, महिलाओं को लेकर बात कही गई। देखिए, महिलाओं में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, चाहे प्रथम महिला साधना जी, अब लिस्ट पूछने आपके पास तो नहीं आएंगे ना, वो सरकार का फैसला है, ये प्रधानमंत्री का फैसला होगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में रहेगा। तो आपके पास थोड़ी मुहर लगवाने आएंगे कि अच्छा इसको जगह दें कि इसको जगह नहीं दें। हम आते हैं आपके पास फिर से एक बार वापस, लेकिन इस बीच लगातार बड़ी खबर दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिन नामों पर मुहर लग गई है, जो नाम जो लिस्ट इंडिया न्यूज के पास है, उस पर लगातार आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि शाम 6 बजे का वक्त है, 6 बजे कैबिनेट विस्तार होने वाला है और जिन नामों को फाइनल कर दिया गया है, जिन नामों पर लगातार चर्चा हो रही है, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जैसे ही कोई नया नाम इसमें जुड़ता है हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन सीधा रुख कर लेते हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज साहब है हमारे साथ जी। इम्तियाज साहब जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जेडीयू को लेकर लगातार चर्चा होती रही, अब जाकर चीजें क्लियर हो रही हैं। 4 मंत्रिमंडल में पद आप लोगों ने मांगा था, क्या तय हो गया है सब कुछ? क्योंकि आरसीपी सिंह साहब कल ही कह रहे थे कि हाँ सब कुछ तय हो गया, इंतजार कर लीजिए। आज खबर आ रही है कि 1 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, संतुष्ट हो गए हैं आप लोग? अब सब कुछ ठीक चल रहा है? नंबर नहीं देखा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार एनडीए को मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यू की ओर से तमाम तरह के प्रयास कर रहे थे। और हमारे जेडीयू को कितनी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिपेंड है। हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि हमारा संबंध है, संबंध हम लोग नंबर से तुलना नहीं करते हैं। हमारा अटूट गठबंधन है, उस अटूट गठबंधन के लिए जनता दल यू हर तरह से प्रयास करती है। लेकिन संबंध तो 2019 से इम्तियाज साहब बहुत बदला भी है ना। उस वक्त भी कहा गया कि आप लोगों को 1 पद ऑफर हुआ था, ठुकरा दिया, बोल रहे थे 2 पद चाहिए। तो संबंध तो बहुत बदला है ना तब से लेकर आज तक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जेडीयू का जब हम एनडीए में शामिल हैं और केंद्रीय बिहार की जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हो और जनता दल यू भी चाहती है कि एनडीए गठबंधन मजबूत हो, तो उसमें जेडीयू को शामिल होना अति आवश्यक था। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जेडीयू स्वागत करते हैं कि उन्होंने जनता दल यू को शामिल किया है। और नंबर हमारा कोई ये नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयासरत है, माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी की एनडीए मजबूत। इम्तियाज साहब, चिराग पासवान का पत्ता कटवा दिया, अब देखिए हाईकोर्ट चले गए हैं वो। नहीं, देखिए चिराग जी तो एनडीए के पार्ट हो करके बिहार के विधानसभा चुनाव में श्री तेजस्वी यादव के सेवादार के रूप में काम कर रहे थे।
तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहां से एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो वो एलजेपी के उम्मीदवार को दे करके श्री तेजस्वी यादव को जिताने का काम किया। वो एनडीए के पार्ट हो करके आरजेडी के सेवादार के रूप में काम कर रहे थे। और जिस तरह से एलजेपी को मटियामेट किया था, हम तो आदरणीय पशुपति पारस जी का धन्यवाद करते हैं कि रामविलास पासवान जी की राजनीतिक जीवन की जो पूंजी थी, लोक जनशक्ति पार्टी को श्री पशुपति पारस जी ने आगे आकर के 5 सांसद और देश के अब तक तो यही तो कहते रहे इम्तियाज साहब, चिराग पासवान यही तो कहते आए हैं कि आप ही लोग का दिमाग है इसके पीछे, नीतीश जी का दिमाग है इसके पीछे, उन्होंने तोड़ा है। आप जिस सुर में बात कर रहे हैं, लग तो रहा है कि बहुत खुशी हो रही है आपको कि चिराग पासवान हाईकोर्ट जाना पड़ा उनको। चिराग जी ने लुटाने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, हम लोगों को उसका दुख था, लेकिन हम धन्यवाद राजीव, मुझे लगता है ब्रेक पर जाना चाहिए, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो एलजेपी का पक्ष इस पर जानना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जब वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो नाम लगातार सामने आते जा रहे हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, इसके साथ ही एके वाजपेयी एलजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे। हम लगातार बात कर रहे हैं शाम 6 बजे को होने वाले उस कैबिनेट विस्तार की, जिसकी सुगबुगाहट अब शुरू हो गई क्योंकि वक्त कम है, लेकिन 43 नए मंत्रियों की लिस्ट अब सामने है। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल पहले ही ये नाम तय हो गए थे, ये बनेंगे मंत्री। सत्यपाल सिंह बघेल, नारायण राणे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कौशल किशोर, अनुप्रिया पटेल बनाए जाएंगे मंत्री। अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार भी मंत्री बनेंगे। जी हाँ, और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह भी मंत्री बनाए जाएंगे। और अब वो नाम जिस पर रार है, पशुपति पारस मंत्री बनेंगे। किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह लेंगे शपथ। जी हाँ, हरदीप सिंह पुरी का नाम भी सामने आ रहा है। राग ठाकुर प्रमोशन हो सकता है। पंकज चौधरी बनेंगे मंत्री। राजीव चंद्रशेखर, शोभा कारंदलाजे मंत्री। ये तमाम वो लोग हैं जो कि इस मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार में या तो अपने पद में प्रमोशन लेंगे या फिर नए उम्मीदवार के तौर पर इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब इससे पहले, ब्रेक के ठीक पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमने जयराम विप्लव भाई से बात की थी, साधना भारती, तमाम लोगों से बात करी, लेकिन एके वाजपेयी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एलजेपी से। और एलजेपी की बात आई, पशुपति पारस का नाम शामिल किए जाने की अटकलें ही नहीं है, करीब करीब कंफर्म है। क्या स्थिति होगी एलजेपी की? एके वाजपेयी साहब, चिराग तो हाईकोर्ट जाने की बात कर चुके हैं या यूं कहें कि चले गए हैं। एलजेपी में रार के बीच रामविलास पासवान जी की जो सीट खाली हुई थी वो भरती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, ऐसा है कि जो रामविलास पासवान जी की सीट खाली हुई थी, अगर उसको भरा जाता है तो पार्टी से चर्चा करनी होती है। देखिए, गठबंधन धर्म जो राजनीति में होता है, जब से पार्टियों का गठबंधन होकर सरकारें बनती हैं तो वो गठबंधन धर्म की सीमाएं दोनों पार्टी के लिए लागू होती हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। और फिर इसके साथ साथ ये भी है कि ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, उनका विशेषाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनेंगे। और अगर प्रधानमंत्री ये तय करते हैं कि पशुपति पारस को मंत्री बनाने जा रहे हैं, हमने ऐतराज दर्ज कराया प्रधानमंत्री को, चिट्ठी लिख के बकायदा, क्योंकि पशुपति पारस पार्टी के निष्कासित सदस्य हैं। इसलिए अगर पार्टी के प्लेटफॉर्म से या पार्टी के कोटे से उनको मंत्री बना दिया जाएगा तो ये सर्वथा गठबंधन नियम की मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन है। यह ऐतराज दर्ज है। अब उनकी मर्जी है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके विशेषाधिकार में आता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कोर्ट जाने का सवाल है, इसको भी बड़ा साफ क्लियर कर दीजिए कि कोर्ट जो हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब ने लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का लीडर जो है वो पशुपति पारस को बनाया, जो कि संस्था गलत है, जो कि संस्था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। जबकि स्पीकर साहब ने, हमारा डेलीगेशन 5 आदमियों का मिला 23 तारीख को, तो उन्होंने आधे घंटे हमको सुना और कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। एके वाजपेयी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एके वाजपेयी साहब सुने तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चिराग पासवान को जितना मैंने सुना और शब्दशः मैं आपके सामने बता सकता हूं, उन्होंने साफ कहा कि अगर पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है विस्तार में तो इसके खिलाफ हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ नहीं, आप स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट गए।
जो मैं कह रहा हूँ उसको भी सही मानिए, जो उन्होंने कहा उसको मीडिया ने थोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन हमारी स्टेटमेंट को सही मानिए, बिकॉज आई हैव फाइल्ड द पिटीशन। और चिराग बाबू ने जो बात कही है, जो हमने कही है, आपस में डिस्कशन करके ही किया जाता है, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ही पिटीशन फाइल होगी। तो इसको सर्वथा गलती से प्रयास न करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के ठीक है। फिर वापस आते हैं आपके पास के वाजपेयी साहब, आप कह रहे हैं इधर उधर कर दिया, इधर उधर तो पूरी एलजेपी की पॉलिटिक्स इस वक्त लग रही है, लेकिन कौन खुश कौन गमजदा, इस पर बात करेंगे। और किन नामों पर मुहर लग गई है, इसको लेकर अपडेट हम दर्शकों को दे ही रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी साहब के पास जाना भी जरूरी है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भाटी साहब, अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो उसकी सबसे ज्यादा अहम वजहों में से एक ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, और उससे पहले पूरी कोशिश है सरकार की कि रिप्रेजेंटेशन उस लिहाज से बढ़ाया जाए, जातिगत लिहाज से भी रिप्रेजेंटेशन इसमें बढ़ाया जा रहा है, और खासतौर से आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है उसको सीधी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या ओबीसी चेहरों को इसमें जगह दी जा रही है, ये सामने आ रहा है। महिला चेहरों को भी जगह दी जा रही है, युवा चेहरों को जगह दी जा रही है, और ये सब अगर विश्लेषकों की माने तो आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही की जा रही है। पहले ही जो गैर यादव ओबीसी हैं उनको अपने पक्ष में करके बीजेपी ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया भी है और उसकी कोशिश करती रही है। तो चुनौती आप लोगों के लिए यहां से और बढ़ जाती है यूपी इलेक्शंस के मद्देनजर। देखिए, एक तो ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसको नहीं रखें, इस पे हमें कोई ऐतराज नहीं है कि वो किसको बना रहे हैं। दूसरे, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का कोई अर्थ तो होता नहीं है, मंत्रियों को कोई पूछता तो, सरकार तो नौकरशाह चलाते हैं और ये मंत्री की तरह घूमते रहते हैं, इनको पूछता नहीं है। अभी पीछे कोरोना काल में जो हमारे संतोष गंगवार जी के मंत्री के सामने बैठे अधिकारियों को लाते रहे, अधिकारियों का फोन नहीं उठाया। वीके सिंह जी अपने रिश्तेदारों के लिए ऑक्सीजन मांगते रहे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। ये कौशल किशोर जी खुद धरने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ कि कोरोना काल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और जो मंत्री पूरी तरह विफल रहे, स्वास्थ्य मंत्री, उनको हटा दिया गया है। जब हम लोग ये बात कर रहे थे, कोरोनिल का लॉन्चिंग कर रहे थे, जो चॉकलेट खिला के जो कोरोना को भगा रहे थे, पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा ओबीसी का, देखिए ओबीसी इतना मूर्ख नहीं है कि सरकार 4 साल 4.5 साल तो ओबीसी के हकों की हकमारी करेगी, उनके हकों का हरण करेगी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई बीजेपी सरकार ने की, उसमें केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जो बीजेपी का पिछड़ा वर्ग आयोग है, कि 5800 ओबीसी के टीचर्स नहीं लिए गए, बेईमानी धांधली करके 58 हमारे हड़प लिए गए, और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसको मोहर लगाई है। उस पर तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लासेबाजी की राजनीति है, 1-2 लोगों को ये शो करना कि ये इस वर्गों का हित करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सरकार पूरी तरह पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जातियों के, विप्लव जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, शोषण करती है, हकों को मारती है, ये बात समझ चुके हैं। विप्लव जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर नहीं रही, काम करते हुए दिखना चाहती है। खैर, जयराम विप्लव बैठे हैं मेरे साथ। जयराम भाई, जवाब दीजिए। बहुत सारी अनर्गल बातों का कोई मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं इनको केवल ये याद कराना चाहता हूँ कि ओबीसी आयोग जिस ओबीसी को लेकर ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल अनर्गल है। चुपचाप आप सुनिए भाटी जी, कम से कम बोलने तो दीजिए। बीच में मैं बोलता नहीं। सरकार बन गई तो धमकाओगे क्या? अरे भैया, मैं बीच में आपके नहीं बोलता हूँ, आप क्यों बीच में? फिर से आएंगे आपके पास भाटी जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, एक बार बात पूरी हो जाए विप्लव जी की। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ओबीसी आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किस केंद्र की सरकार ने किया था? यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और ये हमसे बाकी सारी जातियों के ऊपर भेदभाव का और तमाम तरह की बातों को लेकर के आते हैं, तो इनके आरोप तो जमीन पर कहीं दिखते नहीं ना। सारी जातियों का, सारे क्षेत्र का, सारी भाषाओं का, सारे रहन सहन का, सारी संस्कृतियों का मिलन, जो एक मिला जुला स्वरूप है, वो मंत्रिमंडल में दिख रहा है, तो इनको दिक्कत होगी। साधना जी आ रहे हैं। और हास्यास्पद बात तो ये है कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने दशकों तक भारत पर राज किया, वो पार्टी आज अपने लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही जो फुल टाइम उनके पार्टी को काम करे। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है यहाँ केंद्र में, और आप कांग्रेस पर चले गए। अरे सुनिए, कांग्रेस तो सत्ता में है भी नहीं विप्लव जी।
अरे भाई कांग्रेस को याद तो करा दो कि वो दूसरों का घर देखने से पहले अपना घर संभाले ना। हम तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी अच्छा ठीक है साधना जी, एक सवाल आपसे। साधना जी एक सवाल, जो विप्लव जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी तो महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात न जाने कितने इंटरव्यू में कितनी बार वो कह चुके हैं। तो खुश तो होना चाहिए ना आप लोगों को कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रही है सरकार, ओबीसी की भागीदारी बढ़ा रही है, युवाओं की भागीदारी बढ़ा रही है। साधना जी देखिए आदरणीय शुभ्रा जी, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी जिसे मैं पहले कहना भूल गई, और मुझे लगता है वो जरूरी है इंडिया न्यूज के दर्शकों तक मैं अपनी तरफ से कह दूं कि दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हुआ और एक चलचित्र का एक युग का अंत हुआ है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मैंने तो पहले ही कह दिया आपसे कि कांग्रेस पार्टी जिसने प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित स्पीकर दी, तो वो तो हम तो कह रहे हैं महिलाओं का होना चाहिए भागीदारी। लेकिन जब उन्हें अभी पिछड़े वर्ग की बात भाटी जी कर रहे थे, मैं एक बात बता रही थी, कहते हैं जमीन पर कुछ नहीं है। बस मैं ये कहूंगी कि उत्तर प्रदेश का आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? मत चिल्लाइए भाई, आप मीठा मीठा गप नहीं चुप लीजिए, चुपचाप सुन लीजिए। नहीं आप मुझे एक बार सुन लीजिए, एक बार अब आप चुपचाप सुन लीजिए और आराम से तो बात करना सिखाइए। विप्लव जी सुन लीजिए उत्तर एक बार। प्रदेश के हमीरपुर के रात में एक छात्रा दीपा लोधी दबंग दरिंदों के द्वारा मजबूर की गई आत्महत्या करने के लिए। इन्हीं के सांसद साक्षी महाराज, इन्हीं के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने पत्र लिखे सीएम को। अभी तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई? छात्रा दीपा लोधी को कब न्याय दोगे? हाथरस की बेटी को आधी रात में जला देते हो और कहते हो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। अरे दयाशंकर भाजपा के नेता दयाशंकर ने मायावती को क्या कहा था? बहन मायावती जी को क्या कहा था? और उसके बाद उनकी बीवी को मंत्री बनाने ठीक है साधना भारती जी, साधना 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 जी, मुझे लगता है कि हमें प्रचार से बचना है। अगर हम मुद्दे पर रहेंगे ना, हमें थोड़ा प्रचार से बचना चाहिए। साधना जी, साधना जी सुनिए तो, ठीक है जयराम भाई आपके पास आता हूँ। जयराम जी आता हूँ कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? देखिए बताना पड़ता है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अरे छोड़ो, देखिए ये कैसे कांग्रेस के कैसे प्रवक्ता है, यही लोग डुबा रहे हैं कांग्रेस आपकी को। महिला मंत्री कहती है राम अरे भैया डुबा दिया आपने। चले जाते हो आप प्रधानमंत्री। साधना जी मुझे लगता है नंबर स्कोर करने की जगह अभी नहीं है। अभी हम मुद्दों पर बात करें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हम थोड़ा सा रिफ्रेन रखें। साधना जी पूरा मौका दिया है। साधना जी पूरा मौका दिया है। मेरे ख्याल से आपका मैसेज जनता तक पहुंच गया है कि आप प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है जयराम आपसे सवाल पूछूं, बाद में औरों के पास भी जाना है। अगले साल कई राज्यों में चुनाव है। मैं चुनाव से जोड़कर इस पूरी बात को लाना चाहता हूं और एक बार फिर मुद्दे पर ही आप लोगों को लाऊंगा। थोड़ा सा भटके हैं लेकिन मुद्दे पर लाता हूं। गुजरात से 5 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मंत्री बनाए जाने की करीब तैयारी हो चुकी है, यानी 2 राज्यों का इतना प्रतिनिधित्व है। पंजाब में भी चुनाव है। क्या आप लोग पंजाब की तरफ सोच रहे हैं या हरदीप सिंह पुरी जी का प्रमोशन से ही काफी है? पंजाब में जो स्थिति है कृषि कानूनों को लेकर, उसको देखते हुए ज्यादा रिस्क लेने के मूड में लगती नहीं बीजेपी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 6 बजे जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, आप स्वतंत्र हैं बताने के लिए। दूसरी चीज, अगर उत्तर प्रदेश से या गुजरात से या बिहार से अगर ज्यादा नाम आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि इन राज्यों की जनसंख्या लौटते हैं आपके पास इस डिबेट में फिर से एक बार वापस लौटेंगे, लेकिन इन सबके बीच एक अहम खबर आ रही है। उस